जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं 12वां चैप्टर पर्यावरण की समस्याएं एवं समाधान। उसमें आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण पर। पिछली क्लास में हमने पर्यावरण की परिभाषा, प्रदूषण की परिभाषा, प्रकार पर बात कर चुके हैं। आज हम जो प्रदूषण के प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, पर्यावरणीय प्रदूषण, 4 प्रदूषण हमारे पाठ्यक्रम में है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा या भूमि प्रदूषण। इन चारों प्रकार के प्रदूषण पॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे इनकी परिभाषा, इनके स्रोत या कारण जिनकी वजह से ये होता है। तीसरा, इनके दुष्प्रभाव पर होने वाले नुकसान पर, और चौथा, समाधान, उपाय या सुझाव पर बात करेंगे। तो इन चारों प्रकार के प्रदूषण में इन 4 तथ्यों की हम बात करने जा रहे हैं। तो एक एक करके अपने इनको शुरू करते हैं और आप इनके बारे में विस्तृत रूप से स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं वायु प्रदूषण से। सबसे पहले आप देखिए वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन की परिभाषा। वायु के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन जिससे मानव और समस्त जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के स्रोत पर। 2 प्रकार से इसके स्रोत हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल सोर्स, और दूसरा है अप्राकृतिक या मानव जनित स्रोत यानी मैन काज्ड सोर्स। अब देखते हैं पहले प्राकृतिक स्रोत, जो कि प्रकृति की देन है, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट, क्योंकि इससे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस निकलती है। धूल भरी आंधियाँ, तूफान, पहाड़ों का टूटना, पेड़ पौधों की दैहिक क्रियाएं, जैसे धान से मीथेन गैस का उत्सर्जन होना। दूसरा है अप्राकृतिक या मानव जनित स्रोत, जो मानव स्वयं ही इसका देन है, यानी मानव की खुद की देन है ये। जैसे घरों में जलाने वाला ईंधन, उद्योग, परिवहन, धूम्रपान, रसायनों का उपयोग और पराली का जलना। पराली किसको बोलते हैं? पराली है धान यानी चावल निकालने के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है, उसको पराली कहा जाता है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है, क्या इसका नुकसान है, इफेक्ट क्या है। और ये प्रश्न वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए। इसके साथ साथ इस रूप में भी आ सकता है, वायु प्रदूषण एक धीमा जहर है, इसे समझाइए। तो देखिए, वायु प्रदूषण एक धीमा जहर है जो संपूर्ण पर्यावरण के जैविक और अजैविक जगत को प्रभावित कर रहा है। जैसे नंबर 1, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नंबर 2, पेड़ पौधों यानी वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नंबर 3, जीव जंतु व कीटों के अस्तित्व का खतरा बनने लगा है। नंबर 4, इससे जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत में क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। नगरों व महानगरों पर कोहरे के गुंबद यानी बादल बन जाते हैं। जैसे 30 नवंबर 2015 को चीन में गहरी धुंध के कारण रेड अलर्ट जारी करना पड़ा था। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, रेड अलर्ट क्या था? तो ये चाइना में हुआ था 30 नवंबर 2015 को, जब अत्यधिक वायु प्रदूषण यानी गहरी धुंध के कारण वहाँ चेतावनी जारी करनी पड़ी थी। दूसरा उदाहरण है पंजाब हरियाणा में पराली यानी चावल के अवशेष के जलाने से दिल्ली में धुंध छा जाती है, कोहरा छा जाता है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपाय क्या है। ये प्रश्न इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है
कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु द्विआयामी नीति को अपनाना होगा। अपने सुझाव दीजिए या इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें एक शब्द है द्विआयामी नीति, यानी दो दिशाओं में काम करना। तो वो दो दिशाएं कौन सी है उन पर देखते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु द्विआयामी नीति पर चलना होगा। एक, पूर्व में हो चुके पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा। दूसरा, प्रदूषण रहित नई तकनीक का विकास करके भावी प्रदूषण को रोकना होगा। तो समझ गए आप, दो द्विआयामी यानी दो दिशा। एक तो जो पहले प्रदूषण हो चुका है उस पर कंट्रोल करना है, और दूसरा इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लानी है ताकि प्रदूषण है उसे रोका जा सके। तो उपाय हम अपनी तरफ से लिखें तो नंबर 1 है वायु प्रदूषण रोकने के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण करना होगा। कम से कम 33% भाग पर वन होने चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें इसमें सहयोग करना चाहिए, यानी हमें खुद भी वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा है वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा। जैसे पेट्रोल डीजल इंजन की अपेक्षा सौर ऊर्जा, बैटरी चालित या विद्युत इंजन का उपयोग है वो इसमें किया जाना चाहिए। तीसरा है पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। चौथा है निर्धूम चूल्हों का उपयोग किया जाना चाहिए जिनसे धुआं नहीं निकले। पांचवा है ईंट भट्टों, बर्तन बनाने व पकाने जैसे उद्योगों को शहर से बाहर लगाया जाना चाहिए। छठा है उद्योगों में प्रदूषण रहित नवीन तकनीक का उपयोग करना चाहिए और उन्हें शहर से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए। सातवां है समाज के सभी लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाले घातक परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की भी वायु प्रदूषण के नियंत्रण हैं वो किस प्रकार से किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से उचित सुझाव उपाय आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लगे हाथ ये भी पढ़ लेते हैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब तक कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। इसमें पहला प्रयास हरित राजमार्ग नीति 2015 लेके आई, यानी हाईवे के किनारे अधिकाधिक वृक्षारोपण करने की योजना लेके आई। दूसरा राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा यानी ड्राफ्ट है वो तैयार किया 24 जून 2016 को। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयास गवर्नमेंट ने किया है गाड़ियों का प्रदूषण रोकने के लिए पूरे देश में भारत सरकार द्वारा 2 काम किए गए अब तक। 1 अप्रैल 2017 से BS4 ग्रेड का हमें फ्यूल मिल रहा है और 1 अप्रैल 2020 से अब BS6 ग्रेड का फ्यूल है वो मिलना शुरू हो गया है। तो ये था अपना वायु प्रदूषण का टॉपिक जिसमें हमने परिभाषा, कारण या स्रोत, दुष्प्रभाव और उपाय पर हमने बात की। अब दूसरे प्रकार पर बात करते हैं। दूसरा प्रकार है अपना जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे वायु प्रदूषण की परिभाषा लिखी उसमें वायु के स्थान पर जल लिख देंगे तो जल प्रदूषण की परिभाषा बन जाएगी। वो जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन जिससे मानव और समस्त जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है जल प्रदूषण कहलाता है। अब बात करते हैं जल प्रदूषण के स्रोत यानी कारण कौन से हैं। नंबर 1 घरेलू वाहित जल, नंबर 2 कृषि अपशिष्ट, नंबर 3 औद्योगिक अपशिष्ट, नंबर 4 तापीय दूषित जल, नंबर 5 वायुमंडलीय कण, नंबर 6 खनिज तेल, नंबर 7 रेडियोधर्मी अपशिष्ट। ये प्रमुख स्रोत हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषण होता है। अब बात करते हैं जल प्रदूषण से हमें क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके क्या दुष्प्रभाव है। तो देखिए नंबर 1 प्रदूषित जल में जहरीले पदार्थों के साथ साथ कई बीमारियों के जीवाणु व विषाणुओं की संख्या में
वृद्धि हो जाती है। इससे जलीय जीवों की मृत्यु और मानव में हैजा, पीलिया, डायरिया आदि रोग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर 1, यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध पानी के अभाव व डायरिया के कारण विश्व में 2300 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, भारत में लगभग 2/3 रोग जल प्रदूषण के कारण हो रहे हैं। नंबर 3, गंगा यमुना नदी का जल दैनिक जीवन में उपयोग के योग्य नहीं बचा है, यानी इतना प्रदूषित हो चुका है ये जल जो पीने के लायक नहीं बचा है। दूसरा दुष्प्रभाव है नदियों, झीलों, तालाबों के प्रदूषित जल द्वारा सिंचाई करने से फसलें नष्ट हो जाती हैं। तीसरा दुष्प्रभाव है अत्यधिक प्रदूषित जल के कारण मृदा की उर्वरता घट जाती है, यानी उपजाऊपन घट जाता है और उपयोगी सूक्ष्म जीव जैसे केंचुआ, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, वो मर जाते हैं। तो जल के दुष्प्रभाव के बाद अब बात करते हैं जल प्रदूषण से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय आप देखिए, सभी नगरों में वाहित मल के शुद्धिकरण हेतु सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए, यानी उनका वाहित मल का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। दूसरा है रासायनिक खाद, यानी उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद की खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव हो सकता है औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचारित करके पुनः उपयोग में लिया जाना चाहिए। चौथा सुझाव है मृत पशुओं को नदी में डालने पर पूर्ण रोक होनी चाहिए। और पांचवा, या इसी में लिख सकते हैं, विद्युत शवगृहों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये प्रमुख जल प्रदूषण बचाव के उपाय हैं। आप भी अपनी तरफ से इनको जो आपको लगता है भी ये भी एक और उपाय हो सकता है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो जल प्रदूषण के ही टॉपिक में एक केंद्र सरकार द्वारा चलित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ये टिप्पणी के रूप में 1 या 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में मई 2014 में कहा था अपनी एक सभा में कि माँ गंगा की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। तो वहीं स्पष्ट हो गया था भी गंगा नदी की सफाई के लिए जरूर ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, वही है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। क्या है ये प्रोजेक्ट? तो देखिए, भारत सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 7 जुलाई 2016 को एक साथ 300 प्रोजेक्ट शुरू किए थे। गंगा नदी के किनारे हैं ये, जिसके अंतर्गत घाटों का, यानी नदी के किनारे जो घाट हैं, घाटों का आधुनिकीकरण करने के साथ साथ किनारों पर वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। तो ये था अपना टॉपिक जल प्रदूषण, उसकी परिभाषा, स्रोत, उसके दुष्प्रभाव और उपाय यानी सुझाव। अब बढ़ते हैं हम आगे और अपना तीसरा टॉपिक लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण में, जो है ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पॉल्यूशन पर बात करते हैं। हम इसकी परिभाषा पढ़ें उससे पहले कुछ 2 छोटी छोटी परिभाषाएं और है, उनको भी हम समझ लेते हैं भी वो क्या है। तो देखिएगा, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि यानी साउंड कहते हैं। दूसरी बात है कि जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर यानी नॉइस कहते हैं, अर्थात अधिक ऊंची ध्वनि या आवाज को शोर कहा जाता है। अब परिभाषा की बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के। अवांछित शोर के कारण मानव में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की स्थिति को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत या कारण क्या हो सकते हैं। बढ़ते नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं यातायात के साधनों, स्पीकरों के कारण ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता
और विस्तार में वृद्धि होती जा रही है। यानी इन नगरीकरण, औद्योगिकरण और यातायात के साधनों से ही ध्वनि प्रदूषण है वो होता है। अब ध्वनि प्रदूषण को मापने की कुछ इकाइयाँ और किस साधन से कितनी जो प्रदूषण यानी डेसिबल में जो ध्वनि निकलती है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हो जाता है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? तो उत्तर होगा डेसिबल, जिसे इंग्लिश में प्रतीक रूप में हम छोटा d और कैपिटल B के रूप में लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है, जबकि ध्वनि की आवृत्ति मापने की जो इकाई है वो हर्ट्ज है, जिसे HZ से लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, परीक्षा में तीव्रता मापने की इकाई पूछते हैं और वो आवृत्ति की लिखकर आ जाते हैं। तो तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है। अब बात करते हैं सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो वो 60 डेसिबल होती है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता कितनी होती है? तो वो 80 डेसिबल से अधिक होती है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 80 से 120 से भी अधिक। टीवी से 70 डेसिबल की ध्वनि निकलती है, ट्रक से 80 डेसिबल, चिल्लाने से 90 डेसिबल और जेट इंजन से 120 डेसिबल की ध्वनि तीव्रता है वो निकलती है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव या होने वाली हानियों पर। सबसे पहले हैं, इससे मानव में चिड़चिड़ापन, बोलने में बाधा, नींद में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा है, अत्यधिक उच्च ध्वनि से व्यक्ति स्थायी रूप से बहरा हो जाता है, यानी उसकी श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति समाप्त हो सकती है। तीसरा है, मानव मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चौथा है, उच्च ध्वनि से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, उत्तेजना, हृदय रोग, पाचन तंत्र में अव्यवस्था, मानसिक तनाव जैसे रोग भी हो जाते हैं। तो ये था ध्वनि प्रदूषण की बातें अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसमें हमने इसकी परिभाषा, इसके कारण, कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ और इसके दुष्प्रभाव पर बात की। आज की क्लास का और अपने पाठ्यक्रम अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण का अंतिम टॉपिक भूमि या मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन पर बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे आप, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास को भूमि प्रदूषण कहते हैं। मृदा या भूमि प्रदूषण से भूमि की उर्वरता यानी उपजाऊपन में कमी आती है। अब बात करते हैं भूमि या मृदा प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं। पहला है, खेतों में अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से, जैसे पंजाब राज्य में, पंजाब में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है, जो कि वहाँ मृदा प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है, खेतों में औद्योगिक अपशिष्ट मिले जल की सिंचाई से, जैसे चाइना में यह बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ उद्योगों का जो अपशिष्ट है वो नदियों में डाल दिया जाता है, उन्हीं नदियों नहरों का पानी खेतों में लगाया जाता है, और ये समस्याएं कम ज़्यादा हर देश की होती जा रही है जहाँ नदियों और नहरों से सिंचाई की जाती है। तीसरा है, खेतों में नगरीय गंदे नालों के जल की सिंचाई से, यानी शहरों का जो गंदे नाले का जो पानी है वो शहर के पास के जो खेत हैं उनमें लगा दिया जाता है, फसल बोई जाती है, तो उसकी वजह से भी वहाँ की भूमि है वो प्रदूषित होती जा रही है। अब बात करते हैं मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव या नुकसान क्या है, क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इससे। तो नंबर 1 है, कृषि योग्य भूमि की उर्वरता तथा उत्पादकता कम हो जाती है। दूसरा है, रासायनिक पदार्थ पौधों के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचते हैं, जिससे अनेक रोग जैसे पेचिस, हैजा, तपेदिक, आंख के रोग उत्पन्न होते हैं। तीसरा है, भूमि न्यूनता की समस्या बढ़ रही है, अर्थात कृषि योग्य भूमि में कमी हो रही है,
क्योंकि भूमि बंजर होती जा रही है इन पेस्टिसाइड्स के औद्योगिक अपशिष्टों के इस्तेमाल से, और इसके साथ साथ अन्य पर्यावरणीय प्रदूषण को भी ये जन्म दे रहे हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे भी मृदा प्रदूषण के उपाय या नियंत्रण में आप अपने सुझाव क्या देंगे, तो आप लिख सकते हैं भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक जैविक खाद का इस्तेमाल ही हमें करना चाहिए। दूसरा इसका सुझाव हो सकता है वन कटाव पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। तो ये था भूमि प्रदूषण की परिभाषा, कारण और दुष्प्रभाव या इसके नुकसान की बातें। तो बच्चों, ये था आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरणीय प्रदूषण, जिसमें हमने वायु, जल, ध्वनि और मृदा या भूमि प्रदूषण के परिभाषा, उसके कारण, उसके दुष्प्रभाव और हमारी तरफ से उसमें सुधार के सुझाव हमने समझे। आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में उतार लीजिए, इन पर थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा भी इस ज़रूरी नहीं भी जो हमने यहाँ आपकी किताब में या जो मैंने बताए आप उन्हीं पर बात करें। इसके अलावा भी आप थोड़ा और सोचें भी और क्या सुझाव हो सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से होता है, और कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं जिसका हमारे शरीर पर या पेड़ पौधों पर नुकसान पहुंचता है। आपने और किसी क्लास में भी इनके बारे में पढ़ा होगा, वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके दिमाग में हैं, नई रिसर्च की कोई बातें आपके दिमाग में हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। वो गलत नहीं मानी जाएगी बशर्ते उनका मीन सही हो। तो ये था आज का अपना टॉपिक। अगली क्लास में फिर किसी नए टॉपिक को, इसी चैप्टर को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।